जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने आपको आपके परिवार टापाशाही के ऊपर। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको क्लास बेहतरीन लग रही, मुझे आपके कमेंट्स को देखकर ही लग रहा है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, वो कम से कम समझ पाएँ कि हाँ, ऑनलाइन की भी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं नहीं मिल रही, वो टापाशाही के परिवार पर मिल रही हैं। ठीक है, आइए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राचीनतम राजवंश कौन है? सबसे प्राचीन यानी सबसे एंशियंट राजवंश कौन है? ठीक, आपको बताएं सबसे प्राचीनतम राजवंश में वैसे तो आता है मौर्य वंश। क्या? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक अगर पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हैं मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक है। कुषाण वंश के संस्थापक वासुदेव। क्या? वासुदेव कुषाण वंश के संस्थापक थे। ठीक, उसके बाद कर्ण वंश के संस्थापक क्या हैं? ये भी वासुदेव हैं। ठीक, कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क। क्या? आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिसमैच हो जाता है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? हाँ, कुषाण वंश के संस्थापक कनिष्क। ठीक, उसके बाद कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव। क्या? वासुदेव ये कर्ण वंश के संस्थापक हैं। कुछ और वंश हैं जैसे गुप्त वंश। क्या? गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं? श्रीगुप्त। क्या? श्रीगुप्त ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं। उसके बाद पूछता है आखिर तुगलक वंश का। क्या? तुगलक वंश का संस्थापक कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। क्या? गयासुद्दीन तुगलक जो हैं ये गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक हैं। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है आपकी तुगलक वंश के साथ आपकी चौहान वंश। क्या? हाँ, यादव वंश का क्या होगा? यादव वंश के संस्थापक पूछेगा, आपको बताना वल्लभ फाइव। क्या? वल्लभ फाइव जो हैं ये यादव वंश के संस्थापक हैं। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है आपके तुगलक वंश गंग वंश। हाँ, वैसे पूछ सकता है आपके मान लीजिए मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। क्या? बाबर का मकबरा भी आपको पता होगा कहाँ पे है? काबुल में। कहाँ पे है? काबुल। वैसे काबुल पड़ता कहाँ पे? लोकेशन मान लो कभी पूछ लिया जाए तो बताइएगा अफ़गानिस्तान। क्या? अफ़गानिस्तान ये कहाँ पड़ता है? काबुल जो है अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक, उसके बाद आपको बता दें कि कुछ और चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड चीज़ हो। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम आपको पता होगा। क्या? कार्नेलिया। क्या? इनका पत्नी का क्या नाम था? कार्नेलिया। ये किसकी बेटी थी? कार्नेलिया जो थी सेल्यूकस निकेटर। क्या? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। किसकी? सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य पे क्या किया? अटैक करने के बाद ये क्या किया? उस वक्त ये हार गया। हारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके लड़की से क्या कर ली? शादी कर ली। ठीक, शादी करने के बाद इन्होंने दहेज में, पूछा जाएगा दहेज में सेल्यूकस निकेटर को कितनी हाथियां दिया? तो बताना 500 हाथी दहेज में गिफ्ट किया। किसने? 500 हाथी दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं कि आखिर कार्नेलिया की शादी के बाद सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। इसकी पुस्तिका का क्या नाम है? पुस्तिका का नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तिका जो इंडिका है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें ये वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन कैसा है। क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है, इनका प्रशासन कैसा है, उस समय के ये राजा कैसे थे, उसके बारे में बताया गया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ये किसके दरबार में रहता था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक, उसके बाद और पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार। क्या? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक, बिंदुसार। पहले ऊपर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका लड़का हुआ बिंदुसार का लड़का क्या हुआ? अशोक। क्या हुआ? अशोक। बिंदुसार को और क्या बोलते हैं? अमित्रघात। क्या? अमित्रघात की संज्ञा बिंदुसार को दिया गया है। अशोक का और क्या नाम है? देवनाम प्रिय। क्या? देवनाम प्रिय।
ये किसका नाम है? अशोक का नाम है। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? ये मौर्य जी के चंद्रगुप्त के गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था चाणक्य। क्या? चाणक्य इनके गुरु का नाम था। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है। क्या? विष्णुगुप्त, ये भी चाणक्य का नाम है, विष्णुगुप्त। ठीक, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों में कोई नाम पूछे, ये सभी किसका नाम है? ये सभी चाणक्य का ही नाम है। इनके गुरु। आखिर चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? उस समय राजधानी मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का अब नाम क्या है? पटना चेंज कर दिया गया है, पटना। ये आखिर पड़ता कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक, ये अपने गुरु की मदद से चाणक्य, अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से सभी राज्यों को विजेता घोषित हुए थे। सभी राज्यों के ये विजित यानी विजय प्राप्त किए थे अपने गुरु चाणक्य की वजह से। इसलिए इसका राजवंश के सबसे पुराना कौन सा है? मौर्य वंश। क्या? मौर्य वंश। मौर्य वंश किस वंश के बाद में अगर मान लो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये नंद वंश के बाद आया। नंद वंश का संस्थापक कौन था? घनानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। उसमें घनानंद जो था इसका अंतिम शासक था, उसको हरा करके इसका संस्थापक कभी पूछ ले, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। क्या? महापद्मनंद इसका संस्थापक था। इसका अंतिम शासक जो था घनानंद। घनानंद ने मौर्य वंश के संस्थापक पे, मौर्य वंश पे अटैक किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? घनानंद को हरा दिया। हराने के बाद क्या किया? तब फिर नंद वंश की स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट। क्या? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? आपको बताना किससे संबंधित है। देखो, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी और इरविन के बीच समझौता जो है इसी बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। क्या? दिल्ली पैक्ट जब पूछे या दिल्ली समझौता किसे कहते हैं? गांधी इरविन समझौता को कहते हैं। आखिर ये शुरू क्यों हुआ? क्योंकि गांधी जी क्या हुए थे? मुंबई से गांधी इरविन समझौता ये हुआ कहाँ था? लंदन में हुआ था। मुंबई से लंदन में गांधी इरविन समझौता हुआ था। कितने समझौते हुए थे? गांधी इरविन के बीच में 3 समझौता हुआ था। पहला हुआ था 1930, फिर दूसरा हुआ 1931, फिर 1932। ठीक, उसके बाद इसमें हुआ क्या? जो 1930 और 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने? BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। इसकी जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या? रैमजे मैकडोनाल्ड जो PM था ब्रिटेन का, उसकी देख रेख में हुआ था। ये कहाँ का PM था? ये PM था इंग्लैंड का PM। ठीक है, उस समय लंदन यानी इंग्लैंड का PM कौन था? उस समय PM था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसकी अध्यक्षता में हुआ। लेकिन किसके साथ हुआ? इरविन जी के साथ हुआ। पहले में गांधी जी नहीं गए थे। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, क्या? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। ये आपका कौन सा है? ये सेकंड गोलमेज सम्मेलन। इसी में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। इसमें हुआ क्या? इसमें ये कहा गया गांधी जी, क्योंकि उस समय सविनय जो देखिए एक पेज पे और, हाँ, क्या उस समय क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी को क्या करे? खत्म करने के लिए इरविन ने सोचा कि एक गांधी इरविन पैक्ट किया जाए। उसमें गांधी जी को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया था? रोकने का प्रयास किया गया। ये कब? 1930 में, अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी को रोकने के लिए क्या किया? इरविन ने मैकडोनाल्ड से कहा कि इसे एक पैक्ट कीजिए ताकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो सके। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई? इसमें ये हुआ, पहली शर्तें ये थी गांधी जी की। गांधी जी ने इरविन से क्या क्या शर्तें रखी? इसमें यह कहा कि जो राजनीतिक कैदी हैं, क्या? राजनीतिक कैदियों को, सभी राजनीतिक कैदियों को क्या किया गया है? रिहा कर दिया जाए। जितने भी राजनीतिक कैदी थे उन्हें क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ इसमें गलती गांधी जी से क्या हो गई? गलती ये हो गई कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, क्या? भगत सिंह क्या हुए? भगत सिंह ने बम फेंका था। वो राजनीतिक कैदी में नहीं आ जाएंगे, वो आंदोलनकारी में थे, क्रांतिकारियों में थे। तो भगत सिंह को उसी समय इसी गलती की वजह से भगत सिंह जी को क्या हुई? फांसी हो गई थी। यहाँ पे गांधी जी ने गलती किया। गांधी जी के बारे में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, बुराइयाँ भी बहुत हैं। यहाँ पे गांधी जी की सबसे बड़ी बुराई यही थी, उन्होंने इसको केयर नहीं
नहीं किया। देखिए, मास्टर से अगर गलती होती है तो वो अपराध हो जाएगा, लेकिन अगर छात्र से गलती होती है वो अपराध की श्रेणी में नहीं जाएगा, वो गलती ही गलती केवल रहेगी। लेकिन जब मास्टर गलती करेगा वो अपराध हो जाएगा। ये क्या थे? एक बैरिस्टर थे। क्या? ये इंग्लैंड में पढ़े हुए गांधी जी क्या थे? एक इंग्लैंड में पढ़े हुए बहुत बड़े वकील थे। इनको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि राजनीतिक कर रहा है कि क्रांतिकारी कर रहा है। इनको उस समय चाहे होते गांधी जी तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। पहली गलती गांधी जी की ये थी। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, इसमें क्या कहा गया, गांधी जी ने कहा कि इरविन से कि जो नमक पे कर लगा है, नमक पे कर को हटा दिया जाए। उसके बाद भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दी जाए। क्या? नमक बनाने की अनुमति दी जाए। ठीक। उसके बाद तीसरा इसमें क्या कहा गया गांधी इरविन पैक्ट में, इसमें यह कहा गया कि जो भारतीय हैं, क्या? जो भारतीय हैं कहीं भी ये अनशन कर सकते हैं। जैसे क्या? शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से। जो कांग्रेस को अंग्रेज़ों के मिल थे वहाँ पे ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते थे। उसके बाद तीसरा इसमें क्या कहा गया, तो मान लीजिए गांधी जी की तरफ से, इरविन की तरफ से क्या क्या पक्ष रखा गया। इरविन ने क्या कहा? सबसे पहले कहा कि जो आप सबने अवज्ञा आंदोलन चलाए हैं इसे आप क्या करिए, इसे आप रोक दीजिए। गांधी जी ने इस बात को सहमति दे दी। उसके बाद क्या हुआ, इरविन ने यह कहा कि आप लोग जो नमक कर की बात कर रहे हैं, नमक कर, इसे हम हटा दे रहे हैं। क्या? इसे हम हटा दे रहे हैं। ये भी बात स्वीकार कर लिया इरविन। ठीक। उसके बाद सबसे बड़ी बात इरविन की ये हुई, जब सबने अवज्ञा आंदोलन को हटाने की बात की गई तो गांधी जी उसमें थोड़ा मुकराए, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने हटा दिया। ठीक। उसके बाद इरविन के ये जो इरविन के महत्वपूर्ण पक्ष थे ये थे, इरविन ने यह भी कहा कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी धरना दे सकते हैं। उस समय पूछता है कि गांधी जी किस जहाज से गए थे। आपको बताना है जब गांधी जी लंदन गए थे उस समय कौन सा जहाज था, ये उस समय जो जहाज था उसका नाम क्या था। उसके बाद हाँ, एस राजपुताना। क्या? एस राजपुताना नामक जहाज से गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन। किस भाग? गोलमेज सम्मेलन भाग देने के लिए, गांधी इरविन पैक्ट में। उसके बाद रुके कहाँ थे गांधी जी? गांधी जी रुके कहाँ थे? किंग पैलेस। कहाँ पे? किंग्स पैलेस में ये गांधी जी रुके थे। क्या? किंग्स पैलेस में। ये कहाँ? किंग्स पैलेस इसे बोलते हैं जेम्स पैलेस। क्या? जेम्स पैलेस। यहीं पे गांधी जी रुके थे। ठीक। जेम्स पैलेस में गांधी जी रुके। पूछेगा गांधी जी किस जहाज से गए थे? एस राजपुताना जहाज से गए थे। उसके बाद कहाँ रुके थे आपको बताना है, किंग्स पैलेस। क्या? जेम्स पैलेस या किंग पैलेस में रुके थे। ठीक। इतनी बातें गांधी इरविन समझौता से हो गए। किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ये हुआ कब था? 1942 में ये तो हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ। इससे भी संबंधित नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1920 को जो हुआ था इससे संबंधित है। रोलैक्ट एक्ट क्या है? 1919 में आया था। क्या? 19 में आया था। इसे क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं काला कानून। क्या? काला कानून या बिना अपील बिना दलील के कानून रोलैक्ट एक्ट को कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद उससे यह भी नहीं पूछा जाएगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया। उसको गिरफ्तार करके अंग्रेजों के द्वारा ये कुशासन की नीति थी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? देखिए मैंने आपको बताया था संविधान का भाग 1 क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 क्या है? नागरिकता। भाग 3 है मौलिक अधिकार। जो संविधान का भाग 4 है, भाग 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी। क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी इसी को बोलते हैं डीपीएसपी। ये किसके संविधान से लिया गया है? डीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से। किसके? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड कहाँ से लिया है तो बताना है। आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है। क्या? क्वेश्चन पूछा गया आयरलैंड ने किसके संविधान से लिया? स्पेन के संविधान से लिया है डीपीएसपी को। डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया है। ये 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 जो है ये डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51 तक का जिक्र है। डीपीएसपी वैसे जो उसकी डीपीएसपी की रचना है ये कनाडा के संविधान से संबंधित। किसके? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक। उसके बाद देखिए डीपीएसपी को जो है मैंने बताया आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक। उसके बाद देखिए अगर डीपीएसपी के बारे में और क्या हो गया, आर्टिकल मैंने कुछ बता ही दिए थे। अब 36 आर्टिकल क्या गया है? 36 आर्टिकल में केवल राज्य की परिभाषा दी, इससे आपको कोई महत्वपूर्ण नहीं है। 37 में क्या कहा गया है? डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है। क्या? प्रवर्तनीय नहीं है। क्या? प्रवर्तनीय नहीं है और ये वाद्य योग भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आप डीपीएसपी के लिए कभी भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि सरकार आपको पेंशन देगी ही। इसके तहत आप नहीं कर सकते क्योंकि सरकार की प्रवर्तनी नहीं, कहीं न्यायालय में आप जा नहीं सकते हैं। 37 के बाद आपका आइए अगला कुछ देखते हैं। आर्टिकल 37 हो गया। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल जो 38 कहता है ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। क्या? लोक कल्याणकारी राज्य।
जब पूछेगा लोक कल्याणकारी राज्य की, लोक कल्याणकारी जो राज्य है इसकी व्याख्या किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 38। आर्टिकल नंबर 39 में क्या कहा गया है? 39 में कहा गया है कि सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है आर्टिकल 39 नंबर ए में है। क्या 39 नंबर ए में है? लेकिन आर्टिकल 39 में आपको क्या कहा गया है? आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आर्टिकल नंबर 39 में क्या कहा गया है, जल्दी जल्दी बताइएगा। आर्टिकल नंबर उसके बाद आता है 40। क्या? आर्टिकल नंबर 40। 40 में किसका गठन किया गया है? मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत कितने स्तर पे होती है? 3 स्तर पे होती है। पहला जिला स्तर पे होता है, उसके बाद दूसरा होता है ब्लॉक स्तर पे, तीसरा आपका ग्राम स्तर पे होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत होती है। ठीक, ये 3 स्तर पे होता है ग्राम पंचायत के बारे में मैंने और आपको बताया 238 का आर्टिकल ए से ओ तक का ग्राम पंचायत है, ये ग्राम पंचायत का गठन। AO फिर P से ZG तक मैंने बताया आपको नगर पालिका का, तो उसमें जिक्र किया गया। आर्टिकल नंबर 40 हो गया। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर क्या? 44। 44 में क्या कहा गया? समान सिविल संहिता। क्या? समान सिविल संहिता के बारे में आर्टिकल नंबर 44 में जिक्र किया गया है। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आर्टिकल नंबर 44 के बाद आर्टिकल नंबर 1 है, हाँ देखिए, आर्टिकल नंबर 44 मैंने बताया। उसके बाद आपको याद रखना है 47। क्या? 47 में आपको बताना है पोषाहार। क्या? पोषाहार के बारे में बताया गया, पोषाहार के बारे में आर्टिकल नंबर 47। फिर आर्टिकल पूछेगा 48। क्या? 48 में तो बताना है, 48 में 2 चीज़ें, एक 48 का ए है और 48 है। 48 के ए में बताया कृषि और पशुपालन। क्या? कृषि और पशुपालन के बारे में 48 में बताया। लेकिन इसी में कहा गया है कि जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी हत्या नहीं करना है, ये इसमें बताया गया है। बाकी जो दूध देने वाले नहीं हैं वो 48 यानी 48 का ए, इसमें वन्य जीव संरक्षण। क्या? वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे जीव जो दूध नहीं देते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, उसको आप पालेंगे नहीं तो वो किस में आएगा? वन्य जीव में आ जाएगा। ठीक है, वन्य जीव यानी पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा 48 का ए। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है 50 में क्या हो गया? कार्यपालिका। 50 मतलब 100 का आधा होता है, 100 का आधा मतलब 50-50। तो कार्यपालिका का पृथक्करण किससे पृथक्करण होगा? न्यायपालिका से। क्या? न्यायपालिका से पृथक्करण होगा। ठीक, उसके बाद आइए ये समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता आर्टिकल नंबर 39 ए में इसका जिक्र किया गया। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका, क्या राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? क्या? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगा? राज्यपाल में होगा। मैंने आपको बताया कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत होगी? केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के अंदर होगी। जब केंद्र की विधायिका का मैंने आपको बताया था, केंद्र की विधायी शक्तियाँ जो होंगी ये किसके अंतर्गत होंगी? ये तो प्रधानमंत्री की होंगी विधायी शक्तियाँ। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका शक्ति तो राज्यपाल में होगा, लेकिन जब राज्य की विधायी शक्तियों की बात करेगा, राज्य की विधायी शक्ति किसके अंतर्गत होगी? तो ये सीएम के अंदर, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय है, उनके अंतर्गत ये होगी। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद राज्यपाल के संबंधित, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? राज्यपाल का पद लिया गया है कनाडा से। क्या? कनाडा से। एक राज्यपाल के बारे में ट्रिक बता रहा हूं, देखो ट्रिक क्या है। रकानिकायोसस। क्या? रकानिकायोसस, आप लोग याद रखिएगा, रकानिकायोसस। इसे आप अगर याद रखे हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। देखिए र से मतलब होगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आर्टिकल नंबर 153, 154, 155, 156, 157, 158, यहाँ से जितने भी 159 तक जाएगा। ठीक, देखिए आर्टिकल नंबर 153 में क्या आएगा? राज्यपाल का पद। जब पूछेगा राज्यपाल का पद के बारे में किस में होगा? अनुच्छेद नंबर 153 में। ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक, उसके बाद रकानिका से होगा, कार्यपालिका का हेड होगा। क्या होगा? कार्यपालिका का हेड होगा। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो होते हैं राज्यपाल जी। ठीक, ये तो हो गया का। उसके बाद रकानी नी से क्या हो जाएगा?
राज्यपाल का निर्वाचन तो होता नहीं, इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो ये नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर जो बहुमत दल का नेता हो वो कहते हैं राष्ट्रपति जी ऐसा है फला राज्य में इनको नियुक्त कर दीजिए, तो उन्हीं को नियुक्त करते हैं। ये तो नियुक्ति हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्यकाल। कैसे हो जाएगा, कार्यकाल। कार्यकाल, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है, प्रसाद पर्यंत मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक आप राज्यपाल बन सकते हैं। ठीक, पकान। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद इसमें क्या है, कायों से योग्यताएं। इनकी योग्यता क्या क्या हो सकती है, आपको मैंने बताया था इनकी प्रेसिडेंट के बारे में जो बताया था, 35 साल की आयु होनी चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। उसके बाद पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये सभी इनकी योग्यताएं हो गई। स से शपथ, क्या से शर्तें क्या क्या है, इनके राज्यपाल होने के लिए शर्तें क्या क्या हैं। राज्यपाल होने के लिए शर्तें ये हैं कि आप जो है, देखिए, हाँ, राज्यपाल के लिए शर्तें क्या हो गई हैं, राज्यपाल के लिए शर्त ये होती हैं कि वो जो है न किसी संसद के साथ साथ विधानमंडल इन दोनों में किसी का सदस्य राज्यपाल को नहीं होना चाहिए। ठीक, राज्यपाल को इनमें किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसी के साथ साथ राज्यपाल जो जिसे जहाँ का राज्यपाल है वहाँ का निवासी नहीं होना चाहिए। राज्यपाल अपने राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे जो बिहार का राज्यपाल है वो बिहार का तो कतई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब राजकीय आपातकाल आर्टिकल 356 में मैंने बताया, जब राजकीय आपातकाल होगा उस समय क्या होगा, अगर वो उसी वहाँ का होगा, अपने राज्य का ही होगा, तो ये कहेगा ऐसा है मैं उसमें अपनी गर्लफ्रेंड को पटाया था, तुम उससे पट नहीं रही, ऐसा है तुम उसको शूट कर दो, क्योंकि उस समय सभी शक्तियाँ उसके अंतर्गत रहेंगी। ऐसा है उसमें क्या इनकाउंटर भी करवा सकते, अगर जो राज्यपाल से दुश्मन लोग होंगे, अच्छा बढ़िया अवसर है, इसी में क्या कर उसको मरवा देते, क्योंकि उस समय तो राज्यपाल के पास पूरी शक्तियाँ नहीं रहेंगी, उसमें राष्ट्रपति को हस्तक्षेप कर नहीं पाएगा। इसलिए क्या हो गया है, यहाँ पे राज्य का निवासी राज्यपाल नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल है वो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं होगा, वो कहीं बाहरी का निवासी होगा। ठीक, मैंने इसको आपको बता दिया। उसके बाद स से क्या था, अगला स से शपथ। क्या अगला स से क्या है, शपथ। इन्हें शपथ किसने कौन दिलवाता है, राज्यपाल को शपथ जो दिलवाते हैं हाई कोर्ट। क्या, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें जो है शपथ दिलवाते हैं। आप लोग जल्दी में ये मत मार दीजिएगा प्रेसिडेंट को शपथ। जैसे मैंने आपको क्या बताया, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं ये सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति को दिलवाते हैं। लेकिन यहाँ पे शपथ में प्रावधान है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक, उसके बाद आइए क्वेश्चन देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें हेड होती है, राज्यपाल में। लेकिन जब विधायिका पूछेगा तो वो होगा किसमें, मुख्यमंत्री में होगा। मंत्रिपरिषद के बारे में मैंने आपको बताया ही था। देखिए ये चारों जो हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, ये चारों बहुत संवैधानिक पद हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, साम्यवादी, स्वतंत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सरकार है, सरकार के साथ निजी कंपनियों का भी उसमें सेम निजी कंपनियों का भी पूरा का पूरा इसमें विलय रहेगा, मतलब दोनों साथ साथ काम करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे निजी कंपनी, क्या जितनी प्राइवेट कंपनी है केवल उन्हीं का ही इसमें पूरा का पूरा वो रहेगा, सम्मेलन रहेगा। जैसे क्या है, ये कहाँ पे है, अमेरिका और सिंगापुर में ये कैसी है, अमेरिका और ब्रिटेन में, कहाँ, ब्रिटेन में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, उसके बाद आइए क्या समाजवादी, क्या साम्यवादी, इसी बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये कहाँ पे है, इसका मतलब होगा ये उसमें पूरा का पूरा राज्य सरकार का, क्या राज्य सरकार का पूरा हेड होगा इसमें क्या होगा, ये कहाँ पे है, ये रूस में है। उसमें रूस कैसे जाना, USSR के नाम से जाना जाता था। तो रूस में कैसी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें पूरा निजी कंपनियों का पूरा आधिपत्य रहे, वो कहाँ पे है, USA और ब्रिटेन में है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी सरकार और निजी कंपनियों का पूरा साथ सम्मेलन है। आपको मैंने बताया अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ। क्या, एडम स्मिथ जो है ये अर्थशास्त्र के पितामह हैं। ठीक, इनकी
एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता हो गए। उसके बाद मैंने अर्थशास्त्र के बारे में क्या बताया, अर्थशास्त्र, हाँ, एक चाणक्य, आपको पता होगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र की जो बुक लिखी है, लेकिन वो अर्थशास्त्र की बुक किस पे आधारित है, राजनीतिक पे आधारित है। क्या, राजनीतिक पे। आप लोग जल्दबाजी में धन पे ना करें, राजनीतिक या प्रशासन के ऊपर डिपेंड है किसकी, जो चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र की वो। ठीक, आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीनविच रेखा, क्या ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है। सबसे पहले जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये तो नहीं है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये इसी को बोलते हैं क्या, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा यानी GMT, ग्रीन मीन टाइम, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये होकर गुजरती है लंदन से। क्या, लंदन के ग्रीनविच शहर से। क्या, ग्रीनविच एक लंदन का लाइब्रेरी है, वहाँ से होकर गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। यही भारत की मानक समय रेखा है। क्या, मानक समय रेखा यही है। जब पूछेगा भारत की मानक समय रेखा कितनी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत की मानक समय रेखा है। क्या, ये भारत की मानक समय रेखा है, किसकी, भारत की। वैसे मानक समय रेखा क्या है, लंदन से जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है वो भारत की, वो विश्व की मानक समय रेखा है गई। उसके बाद 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जब पूछेगा तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जब पूछेगा कौन है, तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मैंने आपको बताया ग्रीनविच रेखा का मतलब होगा 0 डिग्री देशांतर। क्या, 0 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, उसके बाद हो गया, अब देखिए मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब में ये क्या है, 0 डिग्री क्या है, देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर क्या होगा, ये आपकी जो हो गई, ये आपको GMT हो गया। उसके बाद 180 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है, 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये हो के कहाँ से गुजरती है, ये आपको बेरिंग जल संधि मैंने बताया था, अमेरिका और अलास्का के बीच में है, अमेरिका और अलास्का के बीच में है, वहाँ से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ठीक, आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, सबसे चौड़ी यानी सबसे ब्रॉड कौन सी, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है। ये कहाँ पे अवस्थित है, मैंने आपको कल दिखाया था, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में अवस्थित है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में अवस्थित है। ये किसे क्या अलग करता है, आर्कटिक सागर। क्या, आर्कटिक सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। ठीक, अटलांटिक को अलग करता है। आपको मैं कल इसके बारे में अंदर से तोड़ के बताएंगे। ठीक, अभी तो मैं मोटा मोटा जान लीजिए। बेरिंग जल संधि कहाँ पे है, आपको मैंने बताया रूस यानी अलास्का का क्षेत्र और नॉर्थ अमेरिका के बीच में अवस्थित है। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच में है। किसके किसके बीच में है, स्पेन प्लस मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, बॉस्फोरस की जल संधि आपको कल बताएंगे। ठीक, ऑप्शन आप लोग देख, सबसे चौड़ी जल संधि क्या है, डेविस जल संधि है। ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका के पास में है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया, क्या, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा किया गया, हेनरी बेक्युलर। क्या, हेनरी बेक्युलर के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज किया गया। रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज किया गया, तो आपको पता ईटा यानी ईटा पर नाची, हाँ, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है। ठीक, रोएंटसन के द्वारा क्या किया गया, एक्स किरणों की खोज किया गया। किसकी किरणों की, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया, तो रोएंटसन। आइंस्टीन के द्वारा क्या, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रभाव। क्या, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय जो प्रभाव है ये किसके द्वारा खोज किया गया, आइंस्टीन। ये एक फार्मूला याद रखिएगा आइंस्टीन का, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश का E = mc²। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप लोग याद करिए रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, आपको बताना है, थॉमसन, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया। प्रोटॉन की खोज मैंने बता दिया। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की जाएगा, चैडविक। क्या, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नहीं, 0। इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन से चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए क्लास का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी, टोटल 46। कितना, 46 यानी कितने जोड़े हो गए, 23 जोड़ा। गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़े। उसके बाद मानव शरीर में कोशिकाओं पूछेगा कितनी मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, क्या, मांसपेशियों की संख्या कितनी होगी, तो बता दीजिएगा 639। चेहरे में पूछेगा कितनी हड्डी होंगी, तो आपको बताना है फेस में हड्डियों की संख्या 14। कान में कितनी हड्डी होंगी पूछेगा, तो आपको बताना है 6 यानी मिस। मैलस, इनकस और स्टेपीज। क्या, मैलस के बाद इनकस के बाद स्टेपीज। क्या, स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज।
सबसे छोटी हड्डी यही है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन मानव शरीर की। तो आपको मैंने बता दी 46। आइए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट, ये है हाँ, बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो आपको बताना है इसका मकबरा है औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? तो आपको बताना है कहाँ पे है? काबुल में। काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में अवस्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा बता दीजिएगा, दिल्ली में अवस्थित है। क्या? दिल्ली में अवस्थित है। ये इनके बेगम के द्वारा ये बनवाया गया था। बाबर हुमायूं। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा में है। हाँ नहीं, अकबर का मकबरा है सिकंदरा, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है आपका शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? शेर शाह का मकबरा है कहाँ पे? सासाराम। कहाँ पे है? सासाराम, ठीक है। सासाराम ये कहाँ पे है? बिहार में अवस्थित है। ये पूछ लिया। उसके बाद आपके पूछ सकता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? कहाँ पे? शाहजहां का मकबरा कहाँ पे है? तो बता दीजिएगा कहाँ पे है? आगरा में अवस्थित है। आगरा कहाँ पे है? यूपी वालों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के लिए एक विशेष लेके आएंगे। आप लोग टॉपर साहब की परिवार को अपना समर्थन देते रहिएगा। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।